अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अंजिला बुखारी और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं नस्ट के नेट वन के 2025 के डे 2 के एमसीक्यूज जो कि 23 नवंबर के अंदर बच्चों को फेस करने को नजर आए। आओ चेक करते हैं कि करके कि भाई कौन कौन से एमसीक्यूज हमारे पास आए हैं और क्या उनकी नेचर है। पहले सवाल में कह रहे हैं लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के टॉपिक से सवाल है आपके पास। इज 4 टाइम्स जी। लेंथ किसके बराबर है हमारे पास? यहाँ पे लेंथ के ऊपर बात कर रहे हैं कि यार लेंथ किसके बराबर है, एल किसके बराबर है हमारे पास? 4 टाइम्स जी के। ठीक हो गया। कह रहे हैं इट्स टाइम पीरियड विल बी, इसका टाइम पीरियड बताओ कितना हो जाएगा सर? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का तो फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। सही हो गया। यहाँ पे लेंथ की जगह पे तो सर हम पुट कर सकते हैं आपके पास सवाल के अकॉर्डिंग 4g डिवाइड में आ जाएगा जी। जी को काटा, 4 का रूट बचा, 4 का रूट होता है 2 और 2 बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? 4 पाई। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से मेरे भैया? 4 पाई, विच इज ऑप्शन ए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए 4 पाई। ठीक हो गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपके पास कह रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज। किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो कैसे दी जाती है? यहाँ पे एक्स टी, एक्स जो है मेरे बेटे रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है। और आगे अगर हम देखें बराबर है किसके? ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एम्पलीट्यूड को। सही हो गया। आगे कह रहे हैं आपके पास साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी जो है वो थीटा के बराबर ही होता है, एंगल के बराबर ही होता है हमारे पास। कह रहे हैं फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ओमेगा टी इफ एक्स टी इज इक्वल टू 71 सेंटीमीटर। इस एक्स टी की वैल्यू बता दी 71 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड की वैल्यू बता दी 100 सेंटीमीटर। तो ओमेगा टी की वैल्यू निकाल के दिखानी है। आओ निकालते हैं। इसी इक्वेशन में वैल्यूज रखते हैं। एक्स टी की वैल्यू की जगह क्या रख देंगे हम लोग? 71 बराबर है किसके? एम्पलीट्यूड। उसकी जगह क्या रख सकते हैं भैया? 100। ठीक है। और आगे कौन आ रहा है? साइन ओमेगा टी। डन हो गया सर, ओमेगा टी लगा दिया हम लोगों ने। अब 100 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 71 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। बराबर हो जाएगा आपके पास किसके? साइन ओमेगा टी के। सवाल मुझे कह रहे हैं सिर्फ मुझे ओमेगा टी की वैल्यू बताओ, सिर्फ ओमेगा टी की, इसके अलावा नहीं। तो आपके पास साइन को यहां लेके जाना पड़ जाएगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स और आगे आ जाएगा 0.7 और ये बराबर हो जाएगा किसके? ओमेगा टी के। तो अगर हम साइन इनवर्स की तरफ जाते हैं मेरे बेटे 30 डिग्री, 30 साइन 30 जो होता है ये बराबर होता है 0.5 के। तो साइन इनवर्स ऑफ 0.5 30 डिग्री बनता। साइन इसी तरह से 60 डिग्री का जो होता है ये बराबर होता है 0.866 के। तो अगर 0.866 आया होता मेरे पास यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर तो 60 डिग्रीज बनता। लेकिन ऑप्शन डी 90, साइन 90 तो 1 के बराबर होता है, 1 भी नहीं आ रहा, 0.7 आ रहा है। तो साइन 45 जो है बेटा ये बराबर होता है किसके? 0.707 के। जिसका मतलब मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर किसके बराबर आ रहा है? साइन इनवर्स 0.7 जो है 45 डिग्रीज के में जा रहा है। तो मेरा नियरेस्ट बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्रीज। ठीक हो गया बेटा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट टू 4 टाइम्स। अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को 4 गुना बढ़ा दूं, सही है, देन इट्स वैल्यू, किसकी वैल्यू? ए फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम डबल। क्या फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी? आओ चेक करते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। सही है। बी में क्या कह रहे हैं? टाइम पीरियड आपके पास डबल हो जाएगा स्प्रिंग मास सिस्टम का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अब अगर हम यहां से देखें, सवाल कह रहा है कि आपके पास इंक्रीज करना है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को, तो फ्रीक्वेंसी और स्प्रिंग कांस्टेंट ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। के की वैल्यू बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जबकि टाइम पीरियड के साथ साथ ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ऊपर नीचे आ रहे हैं दोनों। तो के की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता कि टाइम पीरियड डबल हो जाए। दोनों भी डबल नहीं होंगे। सिर्फ कौन डबल हो रहा है हमारे पास? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है आपके पास। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी। डन हो गया। चले भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या कह रहे हैं? इसमें आपसे कह रहे हैं द टोटल एनर्जी ऑफ पेंडुलम इज 50 जूल्स। टोटल एनर्जी बता दी पेंडुलम की। ठीक हो गया। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन। इसकी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी बताओ। देखो पेंडुलम के हवाले से ये मीन पोजीशन होती है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे मौजूद होता है
और यहां पे आके ऑब्वियसली बात है रुकता भी है। जब ये रुकता है तो इस पॉइंट पे इसके अंदर जो सारी एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहां से जब इसको लीव करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और मेन पोजीशन पे आके आके सारी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक में। तो मेन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी होती है आपके पास किसी भी पेंडुलम में वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एनर्जी होती है टोटल वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है आपके पास। और इनके दरमियान किसी और पॉइंट पे निकलना है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर देते हैं। करते तो इन पॉइंट्स पे भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ही है, लेकिन यहां पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या हुई होती है, जीरो या मिनिमम हुई भी होती है। सिमिलरली मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई भी होती है आपके पास, जीरो या मिनिमम हुई भी होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए आपके पास अगर सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर हो जाए तो किस वक्त होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सर मीन पोजीशन पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, मीन पोजीशन। अच्छा सॉरी, सवाल में पूछा क्या उसकी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो सारी जो उसकी एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ना मीन पोजीशन पे। तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 50 जूल्स हमारे पास, विच विल बी ऑप्शन ए, 50 जूल्स के बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी आपके पास। ऑप्शन ए हमारे पास हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, कह रहे व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। आप ही बताइए कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा पेंडुलम का इफ लेंथ बिकम्स 5 टाइम्स एंड जी बिकम्स 1/5 टाइम्स एट सम हाइट फ्रॉम द अर्थ। अच्छा जी, टाइम पीरियड पे कितना फर्क पड़ेगा हमारे पास कि अगर लेंथ 5 गुना बढ़ जाए और जी 5 गुना कम हो जाए। आओ चेक करते हैं। नॉर्मली सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। आओ चेक करते हैं। अब हो जाएगा सर टी डैश, फॉर्मूले में चेंज क्या आएगी, कहेंगे लेंथ कितने गुना हो गई है, 5 गुना, और जी कितने गुना कम हो गया, 5 गुना कम हो गया। ये 5 ऊपर जाके 25 बन जाएंगे। 25 का रूट 5 होता है जो कि रूट से बाहर निकाल देंगे, पूरे फॉर्मूले से बाहर निकाल देंगे। अंदर बच जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जो कि हमारा ओरिजिनल टाइम पीरियड था सर। तो छिड़ा हुआ टाइम पीरियड कितना हो गया, ये हो गया 5 गुना हो गया आपके ओरिजिनल टाइम पीरियड का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से 5t है ऑप्शन में। जी सर ऑप्शन ए मौजूद है हमारे पास 5t, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर आपके पास कह रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जाओ जरा एक सवाल पीछे देखो। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंपल बॉडी एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी है काइनेटिक एनर्जी, भैया जीरो है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन ए जीरो, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास आपका करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कह रहे हैं इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2 न्यूटन पर मीटर। ठीक हो गया सर। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट कौन होता है हमारे पास, के होता है। के की वैल्यू आ गई। कह रहे एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज अनदर डेफिनेशन जो कि आपके पास वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कहलाता है एक्चुअली। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास। कह रहे इज ऑल्सो 2 मीटर्स। अच्छा सर, तो एम्पलीट्यूड जिसको हम एक्स नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं वो भी पता लग गया। कह रहे हैं देन सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज, भाई काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को वी कॉल इट टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी जो है वो सम होती है काइनेटिक और पोटेंशियल का, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। हाफ, हाउ मच इज के, सर 2 है। हाउ मच इज एक्स नॉट, सर वो भी 2 है और 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। 2 ने 2 को काटा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी का, 4 जूल्स। नाउ लुक एट द ऑप्शंस, ए नहीं है, बी नहीं है, डी भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 4 जूल्स। ठीक हो गया। आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट में आपके पास क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं इफ द स्प्रिंग इज हाफ्ड, अगर मैं स्प्रिंग को क्या कर दूं, बीच से तोड़ दूं, इसको एग्जैक्टली क्या कर दूं आपके पास, हाफ कर दूं, फिर क्या होगा। अगर स्प्रिंग को हम क्या कर दें, हाफ कर दें, द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग आ गया। इस स्प्रिंग को मैंने बीच से काट देना है। जब मैं बीच से काट दूंगा तो मेरे पास 2 स्प्रिंग्स आ जाएंगे, ठीक है, आधी आधी लेंथ के। पहले जितनी भी लेंथ थी उसकी आधी आधी लेंथ के मेरे पास 2 स्प्रिंग्स आ जाएंगे। इस तरह से मान लो ये दोनों आधी आधी सेम लेंथ है। ड्राइंग फोल्ड को अभी छोड़ते हैं, सिर्फ समझने के लिए बात करते हैं। तो अब आपके स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताइए।
आओ देखते हैं। देखो बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये रिलेशनशिप आपने याद रखना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अगर मैंने लेंथ हाफ कर दी है तो जैसी सी बात है सर, लेंथ कम करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, इसको आधा कर दोगे तो ये डबल हो जाएगा उसी फैक्टर के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, हमारे पास डबल हो जाएगा। तो a 3k, c 4k या d k/2 सब गलत हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 2k। मूविंग ऑन, इस सवाल में आपसे कह रहे हैं इन डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या होता है मेरे बेटे, मेरी एक बात समझना। डैम्पिंग ये होता है आपके पास फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम लिया आपने, पेंडुलम को एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके गए, छोड़ा, अब वो ऑसिलेट कर रहा है, करते करते आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऑसिलेशन खत्म हो जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस होने लग जाएगा और कभी तो आके वो रुकेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डैम्पिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डैम्पिंग भी कहते हैं, डैम्पनिंग भी कहते हैं। अब ये पूछ रहे हैं इस डैम्पिंग के प्रोसेस में क्या हो रहा है। एक कह रहा है एनर्जी कांस्टेंट है, नहीं, जो स्प्रिंग मास सिस्टम है या जो पेंडुलम है या जो भी बॉडी हमारे पास वाइब्रेट कर रही है उसकी एनर्जी कांस्टेंट नहीं कम होती चली जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो कहां जा रही है वो एनर्जी सर, बी एनर्जी रिमेन्स इन द सिस्टम। क्या उसी सिस्टम में रहती है, नहीं सर, उस सिस्टम में तो नहीं रहती। अगर उस सिस्टम में रहती तो वो कभी भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो नहीं होता, बल्कि उस सिस्टम से डिसिपेट हो जाती है फ्रिक्शन के अंदर आपके पास या डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट आपके पास एनर्जीज के अंदर सच एज हीट भी, तो वो उसमें डिसिपेट हो जाती है हमारे पास। तो अगर डिसिपेट हो रही है तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डिसिपेट हो जाती है फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन सी, वो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है फ्रॉम द सिस्टम, माइट बी अगेंस्ट द वर्क ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चल नेक्स्ट में हमारे पास कह रहे हैं सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड। एक पेंडुलम को सस्पेंड किया मैंने कहां से, एक सीलिंग से, यानी कि आपके पास एक छत से, वो भी लिफ्ट की। मेरे पास एक लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट का मतलब एक एलिवेटर है, सही है। वो एलिवेटर की छत से मैंने क्या करा, एक पेंडुलम को ऐसे फिक्स कर दिया। ठीक है, वो पेंडुलम ऐसे हमारे पास यहां से यहां तक वाइब्रेट कर सकता है। डन हो गया। कह रहे अच्छा, जब वो लिफ्ट आपके पास नॉर्मली मूव कर रही, बल्कि नहीं, जब वो लिफ्ट रेस्ट में थी, रेस्ट में, तो उस पेंडुलम का टाइम पीरियड था t। ठीक है, जब वो लिफ्ट रुकी हुई थी तो उसका टाइम पीरियड कितना था, t था। अब ये कह रहे हैं व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल करने लग जाए, मान लो उसकी केबल टूट जाए और ये ऐसे गिर जाए, केबल टूटी और ये लिफ्ट ऐसे गिरने लग गई, अब जो इसके अंदर टाइम पीरियड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। देखो, जब हमारे पास लिफ्ट की केबल टूट जाती है और वो फ्री फॉल मोशन में आ जाती है, जो इफेक्टिव जी की वैल्यू होती है वो फिर हम कैसे निकालते हैं, जी में से डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को माइनस कर देते हैं। अगर ये फ्री फॉल में आ गई है तो इसका मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन भी जी के बराबर हो गई है, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0। नाउ लुक एट द टाइम पीरियड फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 पाई अंडर रूट लेंथ अपॉन जी। अब जी की वैल्यू अगर 0 हो चुकी है, इफेक्टिव जी की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो 0 को जब भी डिनोमिनेटर में रखोगे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। इनफिनाइट टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि वो वाइब्रेट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि वो वाइब्रेट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड का मतलब होता है सर एक वाइब्रेशन कितनी देर में हो रही है, उसका वक्त, उसमें कितना वक्त लग रहा है, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड आपके पास। अगर टाइम पीरियड इनफिनाइट हो जाए, मतलब उसको इनफिनाइट टाइम लगेगा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, इसका मतलब वो वाइब्रेट कर ही नहीं रहा ना, तो इतनी देर क्यों लगाएगा, उसने करना ही नहीं है काम, तभी तो आपके पास इनफिनाइट टाइम लगाने वाला है। तो इसका मतलब वाइब्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो ही नहीं रही होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बिकम 0। 0 नहीं सर, इन्फिनिटी हुआ है। बी, एक्सेलरेशन बिकम 0। क्या एक्सेलरेशन 0 हो रही सर, एक्सेलरेशन ऐसे कर ही नहीं दे रही। सी, वाइब्रेशन इज स्टॉप। जी हाँ, वाइब्रेशन रुक चुकी है सर, वाइब्रेशन ही नहीं हो रही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइब्रेशन इज स्टॉप्ड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन जिसमें कह रहे हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। इनमें से क्या कांस्टेंट रहता है सर? अभी आपने बताया था पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे ज्यादा होती है, काइनेटिक मीन पे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक तो दौरान मोशन चेंज होते चले जाएंगे, लेकिन उन दोनों का जो सम है जिसको हम टोटल एनर्जी कहते हैं, वो टोटल एनर्जी क्या रहती है हमारे पास, हमेशा कांस्टेंट रहती है। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल which is also called as total energy always remains constant in a simple harmonic motion। ठीक है, ये चीज आप लोग अपने पास पर्सिया के अंदर बाकायदा ड्राइव करके भी प्रूव करते हो कि भाई ये कांस्टेंट रहती है। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। सर इतनी दफा फॉर्मूला लिख लिया, अब तो याद हो गया ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, 2 पाई अंडर रूट लेंथ अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी, तो किस पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, लेंथ पे कर रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे कर रहा है। किस पे कर रहा है, मास पे कर रहा है? नहीं सर, नहीं कर रहा। लेंथ पे कर रहा है? जी सर कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे कर रहा है? जी सर कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। बी और सी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू। सही हो गया, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस मस्ट व्हेन अ वेव चेंजेस इट्स मीडियम। जब वेव अपना मीडियम चेंज करती है तो क्या होता है।
देखो मेरे बेटे, जब वेव मीडियम चेंज करती है ना, तो इस चीज के लिए याद रखना, जब भी आपके पास कोई भी वेव अपना मीडियम चेंज करती है तो दो चीजें चेंज होती हैं। मीडियम चेंज करने की वजह से जो दो चीजें चेंज होती हैं वो है एक उसकी स्पीड और दूसरी होती है वेव की वेवलेंथ। तो जब भी याद रखना कि वेव अपना मीडियम चेंज करेगी तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ दोनों चीजें हमारे पास चेंज हो जाएंगी, लेकिन वो चीज जो कि चेंज नहीं होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज करने पे चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम चेंज करने पे चेंज नहीं होती। तो वो कब चेंज होती है सर? डोपलर भैया ने समझाया कि जब सोर्स और लिसनर या सोर्स और रिसीवर एक दूसरे के करीब मूव करते हैं, दूर जाते हैं या रिलेटिवली मूव करते हैं एक दूसरे के आस पड़ोस में, तो फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। मीडियम से नहीं चेंज होती हमारे पास फ्रीक्वेंसी, मीडियम से सिर्फ स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है। सवाल के ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? बोलना क्या चीज चेंज होगी? फ्रीक्वेंसी नहीं होगी मीडियम में। एम्पलीट्यूड का सर कहीं जिक्र ही नहीं है, काटा दो। सही है, सी स्पीड। जी सर, ऑप्शन सी स्पीड चेंज होगी जब आपके पास मीडियम चेंज करेगी एक वेव। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट में आपके पास क्या कह रहे हैं? कन्फाइनिंग अ वेव इनटू वन प्लेन इज कॉल्ड। फिजिकल ऑप्टिक्स के भी सवाल आए हुए हैं। अगर मैं आपके पास एक वेव को एक सिंगल प्लेन पे कन्फाइन करता हूं तो इसका मतलब मैं ये चेक करने जा रहा होता हूं कि भाई वो पोलराइज की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो इसके प्रोसेस को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन ए पोलराइजेशन। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास ऑप्शन ए पोलराइजेशन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर आपके पास कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्लेन पोलराइज्ड। कह रहे हैं कि वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्लेन पोलराइज हो चुकी है, पोलराइजेशन से गुजर चुकी है, then the direction of electric field and magnetic will be। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर क्या होगी? देखो भैया यह बात याद रखना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की जाए तो इनकी डायरेक्शंस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसी होती है? एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट करती हुई जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर इस तरह से ऑसिलेट करती हुई जा रही होती है, जो कि मैं पेज पर ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैंने आपको ऑब्वियस बात ऐसी दिखा दिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारे पास सर? ऑप्शन ए परपेंडिकुलर में आंसर नजर आ गया, तो करेक्ट आंसर हम लोगों ने मार्क कर दिया ऑप्शन ए परपेंडिकुलर। नेक्स्ट में आपके पास क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट में कह रहे हैं द स्पीड ऑफ अ फैन इन अ रूम इज इंक्रीज्ड। पंखा लगा हुआ मेरे कमरे के अंदर, इसकी स्पीड को मैंने इंक्रीज कर दिया, इसकी मैंने स्पीड को बढ़ा दिया। अब आप ये बताइए कि कमरे के अंदर जो टेम्परेचर है उसको क्या फर्क पड़ेगा? कमरे के टेम्परेचर पे कैसे फर्क पड़ सकता है? ये सोचो, ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पंखा चलाते हैं तो भाई आपके पास गर्मी खत्म हो जाती है। नहीं, जब पंखा चलाते हो ना कमरे में, तो पंखा सिर्फ क्या करता है? हवा की सर्कुलेशन बढ़ाता है। ये बात याद रखना, हवा की स्पीड को तेज करता है, हवा की सर्कुलेशन बढ़ाता है। जब विंड स्पीड बढ़ जाती है, तो जब विंड स्पीड बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करता है? आपके जो पसीने है उसको इवेपोरेट कर रहा होता है। विंड स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों को लग रहा होता है कि भाई ठंड हो गई, हालांकि ठंड नहीं हुई होती कोई आपके पास, या कमरे में पंखा चलाने से कोई टेम्परेचर कम नहीं होता, बल्कि आपके पास टेम्परेचर उतना ही रहता है, बस विंड स्पीड बढ़ जाती है। इस चीज का ख्याल रखना है हम लोगों ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भाई टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ेगा जब पंखे की स्पीड तेज करूंगा? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी रीमेन सेम। ठीक हो गया। देखो भाई, इसमें क्या कह रहे हैं आपके पास? कह रहे हैं एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डैश ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी किसे कहते हैं मेरे बेटे? देखो आपके पास हमेशा एक बात याद रखना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप चूल्हे पे रख के कोई चीज पका रहे हो, तो आपको क्या लगता है चूल्हे से आपने जितनी भी फ्लेम से उसको हीट एनर्जी दी, क्या सारी की सारी हीट एनर्जी तुम्हारे पतीले को मिल रही है? नहीं सर, जाया भी हो रही है सराउंडिंग के अंदर। तो मेरी वो एनर्जी का पोर्शन जो कि मेरे लिए यूजफुल नहीं रहा, मैं उसको काम में तब्दीली नहीं कर सकता, उससे कोई वर्क नहीं करवा सकता, वो सारी एनर्जी मेरे लिए जो बेकार हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं मेजर कि उसने डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया। उसने क्या कर दिया? डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया। अब कितना डिसऑर्डर क्रिएट होता है, उस डिसऑर्डर के लेवल को हम लोग कहते हैं मेरे बेटे एंट्रोपी। तो एंट्रोपी एक्चुअली क्या होती है? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। ना कि उसका हीट को मेजर करता है, ना कि मोमेंटम को, ना कि काइनेटिक एनर्जी को, बल्कि किसको मेजर करता है कि भाई कितना बिगाड़ आ चुका है सिस्टम में। क्योंकि जो हीट एनर्जी जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, वो अब सिस्टम को कितना बिगाड़ रही है, वो सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रही है, उस बिगाड़ को, उस मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस को हम लोग क्या कहते हैं? आपके पास एंट्रोपी कहते हैं। ठीक हो गया। अब आगे देखें, नेक्स्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कंप्रेशन ऑफ गैस, गैस को दबाना है, कंप्रेस करना है, कंप्रेस करना है। ठीक है, कंप्रेशन ऑफ गैस अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट का मतलब आपके पास हो जाएगा आइसो, और टेम्परेचर के लिए मैं क्या लगा दूंगा? थर्मल। तो इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, वो कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक नहीं कहलाता, आइसोकोरिक नहीं कहलाता, आइसोबैरिक नहीं कहलाता। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं अपने पास क्या कह रहे हैं। अच्छा भैया, इस सवाल में आपसे कह रहे हैं ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस
आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी। सर ये पीछे बताया था आपने कि ऑप्शन ए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास क्या चीज कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आपके पास। अब आगे देखते हैं भाई, आगे कह रहे हैं इफ टी इज टू बी रिड्यूस टू टी बाई 3, अगर टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो अपनी 3 गुना कम कर दी जाए तो बताओ लेंथ पे कितना फर्क पड़ना चाहिए। देखो भैया लेंथ का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, 2 पाई अंडर रूट लेंथ अपॉन जी। अगर टाइम पीरियड की वैल्यू क्या कर दी जाए, 3 गुना कम कर दी जाए, तो 3 गुना कम करने के लिए लेंथ को क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सर लेंथ को भी कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम और लेंथ जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब लेंथ को कितना कम करें कि वो बाहर निकल के नंबर 3 बन जाए। रूट के अंदर कौन सा नंबर लिखूं मैं यहाँ पे जो बाहर निकल के 3 बन जाए, तो ऑब्वियसली बात है मुझे क्या रखना पड़ेगा आपके पास यहाँ पे L/9। तो L/9, 9 का रूट होता है 3, जो कि हमारे टाइम पीरियड को कितना कर देगा, रिड्यूस बाय 3 कर देगा, और इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो इसका मतलब लेंथ को मुझे कितना कम करना पड़ेगा, 9 गुना कम करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए L/9। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। अच्छा बेटा अब ये बात याद रखनी है हम लोगों ने। देखो आपके पास चूंकि हमारे पास जो एक कोई भी आपके पास ऑसिलेटिंग बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को जब आप खींचते हो तो उसमें जो फोर्स डेवलप होती है वो कहलाती है रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि स्प्रिंग को चाहती है वापस उसकी मीन पोजीशन पे ले जाए, जो कि चाहती है स्प्रिंग कहां चले जाए, जैसे आप खींच रहे हो वो चाहती है स्प्रिंग वापसी अपनी जगह पे आ जाए। उस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। वो रीस्टोरिंग फोर्स ही हमारे पास हमारे किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को ऑसिलेट करवाती है। जब वो रीस्टोरिंग फोर्स ऑसिलेट करवा रही है तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या चाहती है कि बॉडी वापसी कहां जाए, अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए। तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन भी तो फोर्स की वजह से होती है। न्यूटन क्या कहता है कि व्हेनेवर यू अप्लाई फोर्स देयर इज एन एक्सेलरेशन। तो रीस्टोरिंग फोर्स चूंकि मीन पोजीशन पे तक लेके जा रही है तो उसकी एक्सेलरेशन भी कहां लेके जाएगी, आपको मीन पोजीशन पे लेके जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सट्रीम नहीं सर, पीक नहीं सर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी क्या है सब कुछ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, मीन पोजीशन। ठीक हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट में आपके पास क्या कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज विल द काइनेटिक एनर्जी बी जीरो। सर ये अब हम बहुत दफा जिक्र कर चुके हैं। आपके पास पीछे हम लोगों ने एक डायग्राम भी बनाई थी कि जो मीन पोजीशन होती है वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हमारे पास, जीरो होती है। ठीक है, और इसी तरीके से जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो चुकी होती है, मैक्सिमम हो चुकी होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है हमारे पास, जीरो। तो अब सवाल क्या पूछ रहा है कि किस सिनेरियो में काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ए में कह रहे हैं एट मैक्सिमम हाइट व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स। जब एक बॉल को ऊपर फेंकते हो तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे चली जाती है अपने उस पॉइंट पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर ये तो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वो रुकेगी मोमेंटरली तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ए ऑप्शन भी सही कह रहे हैं, तो पढ़ना चाहिए था सर में पहले। ए सही कह रहा है। बी में क्या कह रहे हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, हाँ वहां पे भी जीरो हुई है आपके पास। तो थोड़ा थोड़ा मुझे जो है ना फीलिंग आ रही है कि ऑल ऑफ दीज हो सकता है, लेकिन पहले सी पढ़ लो। सी में कह रहे हैं एट द एम्पलीट्यूड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम। एम्पलीट्यूड, जब एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाते हो, जब बिल्कुल खींच देते हो स्प्रिंग को, तो खींच देते हो वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जीरो। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है भाई। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक हो गया। और अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट में आपके पास क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल स्पॉट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज। यंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फ्रिंजेस बनती हैं, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हिच एक्चुअली प्रूव्स के लाइट जो एक वेव है हमारे पास, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर पूछ रहे हैं कि बताओ जो सेंटर रिंग बनेगी, सॉरी सेंटर फ्रिंज बनेगी, वो डार्क होगी कि ब्राइट होगी। आओ चेक करते हैं भाई, सेंट्रल फ्रिंज बनने के लिए हमारे पास जो हमारा पार्ट डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए। सेंट्रल फ्रिंज अगर हमने बनानी है तो हमारा पार्ट डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए। आओ चेक करते हैं। तो भाई आपके पास अगर सेंट्रल फ्रिंज बनानी है, आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है पार्ट डिफरेंस का, वो है एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। डन हो गया सर, यहां तक बात समझ में आती है। तो अगर मुझे मेरे भैया सेंट्रल पोर्शन की बात करनी है तो सेंट्रल पोर्शन मतलब जहां पे आपके पास
जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब वो कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि जहां पे मैं m की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 0। जब मैं m की जगह 0 पुट करूंगा आपके पास, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास सिंपली 0 हो जाएगी। जिसका मतलब आपके पास सेंटर पे जो सेंट्रल स्पॉट आने वाला है, वो सेंट्रल स्पॉट कौन सा आ जाएगा, फिर आपके पास ब्राइट फ्रिंज का आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि सर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, उसमें 0 की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे आपके पास कि भाई सेंट्रल फ्रिंज जो है वो हमेशा ब्राइट होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए, ऑलवेज ब्राइट। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं, इफ द वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ एंड स्कैटरिंग एंगल आर नोन, वेवलेंथ भी पता है हम लोगों को और किस एंगल पे स्कैटर हो रहा है ये भी पता है हम लोगों को, देन कॉम्पटन शिफ्ट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, कॉम्पटन शिफ्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे बेटे ये थोड़ा सा हमारे पास मेमोरी का सवाल है। कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब होता है कि वेवलेंथ कितनी चेंज हुई होगी, कब, जब आपके पास एक एक्सरे का फोटोन एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन से टकराया होगा, तो उसने अपनी एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन को दे दी होगी, जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ बढ़ गई होगी, और वो इलेक्ट्रॉन भी चलने लग गया होगा, जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिली, मोमेंटम मिला, और किसका मिला, इस फोटोन का मिला। तो ये जो वेवलेंथ में चेंज आया है, इस वेवलेंथ के चेंज को हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। और इस कॉम्पटन शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है मेरे बेटे, ये होता है हमारे पास h अपॉन mc इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जिसमें h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, m होता है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c होती है स्पीड ऑफ लाइट, और थीटा होता है स्कैटरिंग एंगल। तो अगर मुझे स्कैटरिंग एंगल पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, कॉम्पटन शिफ्ट निकाल सकता हूं, किस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, h अपॉन mc इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो कौन से ऑप्शन में, सर ये तो ए में नजर आ रहा है मुझे, h अपॉन mc इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए। अच्छा सर, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस सवाल में आपके पास क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मैंने फोटोन विद एनर्जी 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फोटोन है जिसकी एनर्जी कितनी है भैया, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कह रहे हैं व्हाट इफेक्ट अकर्स, कौन सा इफेक्ट कर पाएगा इनमें से वो, ए पेयर प्रोडक्शन। बेटा पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है हमारे पास जिसके अंदर हम लोग एक आपके पास गैमा रे फोटोन को हैवी न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, और हमें पहली बार पता चलता है भाई कि ये आपके पास कॉन्स्टिट्यूट करता है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो पेयर प्रोडक्शन के लिए जो गैमा रे की मिनिमम एनर्जी हमें नीडेड होती है वो चाहिए होती है हम लोगों को 1.024 MeV, इससे कम होगी तो पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकती, 0.9 इससे कम है, तो पहली बात पेयर प्रोडक्शन तो नहीं हो सकती। सी में देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉर्मली मेरे बेटे आपके पास जिन रेंज ऑफ एनर्जी के अंदर अकर करता है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आती है, बात याद रखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एनर्जीज होती है वो किस में आती है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो कॉम्पटन इफेक्ट हमारे पास वो वाला इफेक्ट है जो कि एक्सरेज की एनर्जी से हो रहा है एक तो, और एक्सरेज की जो एनर्जीज होती है वो 0 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती हैं, 1.024 से तो जाहिर सी बात कम होती है, 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी, तो 0 से 1 के दरमियान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ रही होती हैं। तो ये 0.9 है विच इज इन बिटवीन 0 एंड 1, तो इट मींस दैट इट इज गोइंग टू कॉज कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। ये क्या कॉज करेगा आपके पास, इसलिए कॉम्पटन इफेक्ट कॉज करेगा हमारे पास। तो ये थे मेरे बेटे कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके पास आज नस के डे 2 में हमारे पास देखे गए थे, और काफी सारे बच्चों के काफी सारे मिक्स रिएक्शंस आए थे हमारे पास। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे आपके पास जो स्टार्टिंग से नेट 1 की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि उनको पेपर जो है आपके पास काफी ईजी लगा। काफी सारे बच्चों ने आपके पास पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दिए कि वो अच्छे खासे एमसीक्यूज जो हमारे पास साथ साथ उनकी तैयारी हो चुकी थी। काफी सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो कि उनको लग रहे थे कि भाई जो क्लास में पढ़ा एग्जैक्टली वैसे ही आ गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जो आपको तैयारी करवाई जा रही होती है मेरे बेटे वो स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस को यूज करवाते हुए करवाई जा रही होती है। एनीवेज आई होप सो कि आप लोगों का भी नेट का जो आने वाला एग्जाम है वो भी अल्लाह ताला आपको कामयाबी से पास करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यहाँ पे मुझे दीजिएगा इजाजत, सैयद हंजला बुखारी को, अल्लाह हाफिज। एक चीज ध्यान में रखिएगा, देखो आपने अपनी तैयारी खुदारा पूरी करनी है, तैयारी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको आप एक कान से सुनोगे और दिमाग में थोड़ा सा रखोगे, निकालना नहीं है बिल्कुल। तो भाई तैयारी अपनी पूरी करनी है। तो नस के नेट नंबर 1 के लिए पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी जिसने अपनी तैयारी कंप्लीट करवाई वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थे, तमाम टॉपिक्स कवर अप करवाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस के नेट नंबर 2 के लिए तैयारी अच्छी हो तो नेट 1 में जैसा भी पेपर देकर आया हो उससे परेशान नहीं होना। आपका जो रिजल्ट होगा वो एक दिन के बाद अपलोड हो जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर। जैसे आज आपके पास लेट सपोज आपने आप पेपर दिया है तो कल सुबह आपके पास 12 बजे तक 11 बजे तक नस का टेस्ट आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगा जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। तो भाई जो भी आपका रिजल्ट है खुदारा परेशान नहीं होना, नेट नंबर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करो। नस के नेट नंबर 2 के लिए हमारा बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। हमारे बैचेस की खास बात क्या होती है मैं आपको सीधा पॉइंट बता देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर वो तमाम चीजें जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती वो आपको बैचेस में मिलती हैं, या ध्यान में रखिएगा। यूट्यूब के ऊपर आपको हर चीज नहीं मिलती, आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेस नहीं मिलती।
तो बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि ये लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है। और सिर्फ मैं वहां पे कोर्स कवर नहीं करवाता, वहां पे पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी, वो फैकल्टी जो अगर आप किसी भी पाकिस्तान के दायरे में जाओगे जहां पे 80,000 रुपए फीस चल रही है, 70,000 रुपए फीस चल रही है, ऐसी बेकार बेकार एप्लीकेशंस जिनका कोई काम नहीं है एप्टीट्यूड के अंदर, जो कोई एप्टीट्यूड में ए भी नहीं जानते होंगे, वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स भी 40,000 रुपए का बेच रहे होते हैं। भाई मैंने तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए, जिसको देखना है देखे और डेमो देख के फिर आए। तो भाई बैच के अंदर आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं मिलते। बैच में फायदा क्या होता है, लाइव क्लासेस जो हमारी कंडक्ट होती है वो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होती है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा क्योंकि स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर अप करवा रहा होता है। एक एक चीज स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी तमाम की तमाम क्लासेस क्या होती हैं, कंडक्ट होती हैं और उसके अंदर हम तमाम चीजों को कवर अप कर रहे होते हैं। पहले नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स की तैयारी कवर कर रहे हो तो भैया मैथ्स आपको 2 पाकिस्तान के जाइंट्स पढ़ा रहे होंगे। एक, चलो मैं अपने आपको जाइंट नहीं कहता, मैं तो छोटा मोटा सा इंसान हूं। एक आपको सर हाशिम ज़िया पढ़ा रहे होंगे और एक आपको प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे होंगे। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा असासा, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम का हिस्सा है। जिनके अभी आप लोगों ने नस्ट के लेक्चर्स भी देखे होंगे, जिनके आप लोगों ने नस्ट के अंदर जो भी मैराथन्स कवर करवाई थी प्रोफेसर आफ्ताब ने करवाई थी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। तो आपको 2 टीचर्स एक साथ पढ़ाते हैं, यानी कि एक टीचर पहले फर्स्ट एप्टीट्यूड पढ़ाता है, दूसरा टीचर सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ाता है। जब एक टीचर फर्स्ट एप्टीट्यूड कवर कर लेता है वो सेकंड एप्टीट्यूड पे चला जाएगा, जो टीचर पहले सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था वो सेकंड एप्टीट्यूड कवर कर लेगा तो फर्स्ट पे चला जाएगा। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा। फिजिक्स के अंदर पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम प्रोफेसर बिलाल एंड प्रोफेसर रोनाल्ड पढ़ा रहे हैं। रोनाल्ड विल्फर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिक्स टीचर है जो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ी बड़ी अकेडमीज अल्हम्दुलिल्लाह डरती हैं। बताने का मकसद ये कि हमारे पास फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बहुत बेहतरीन असासा। तो बताने का मकसद ये कि भाई आपको यूट्यूब पे कहां मिलेगा, भाई यूट्यूब पे आपकी लाइव क्लासेस थोड़ी मिलेंगी। सेकेंडली यूट्यूब पे जो कंटेंट है वो कोई 6 साल पुराना है, कोई 8 साल पुराना है, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर का एक्सेस भी मिलता है बैचेस के अंदर। बैचेस की सबसे बड़ी बात क्या है, लाइव क्लासेस हो रही है स्मार्ट बोर्ड पे और ये लाइव क्लासेस कोई जूम शूम पे नहीं होती, गूगल मीट शीट पे नहीं होती। क्या आप हमारे पोर्टल के जरिए ज्वाइन करते हो, हमारा अपना स्पेशलाइज्ड पोर्टल है, एप्लीकेशन है, एलएमएस पोर्टल है, वहां से आप इन तमाम लाइव क्लासेस को ज्वाइन करोगे। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी क्लास कंडक्ट होगी ना बेटा उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे खास बात, तो जो भी लाइव क्लास आपकी कंडक्ट होती है ना सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है बल्कि आपको क्लास के अंदर जो भी टीचर अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा वो आपको लाजमी तौर पे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करता है जो कि टॉपिकल पास्ट पेपर्स के ऊपर मेड अप होती है। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी प्रैक्टिस शीट मिलती है और उस प्रैक्टिस शीट का फिर वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। भाई उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। ना सिर्फ ये बल्कि फिर आपके चौथे नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और अगेन उन टेस्टों का भी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि भाई उन टेस्टों में कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या चीजें आई थी। अच्छा, ये जो वीडियो सॉल्यूशन है ना, ये कोई बच्चे नहीं बैठ के तैयार करते या आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेजेस के अंदर बैठे हुए और एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, नहीं। इसके लिए तीसरा प्रोफेसर होता है हमारे बैचेस के अंदर। इसके लिए तीसरा प्रोफेसर होता है जिनका काम ये होता है कि भैया आपको कोई भी टीचर, अगर मैथ्स में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो सर हाशिम की प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, सर आफ्ताब की प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों के टेस्ट अलग कंडक्ट होंगे हर वीक। इसके अलावा उन दोनों टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा और ये वीडियो सॉल्यूशन तैयार करने वाले थर्ड प्रोफेसर होंगे। इन थर्ड प्रोफेसर की कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक काम तो इनका टेस्टिंग डिपार्टमेंट को हेड करना होता है और दूसरा काम इन थर्ड प्रोफेसर का होता है आप लोगों की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। पूरे पाकिस्तान में कहीं ये फीचर आपको नहीं मिलेगा कि डाउट क्लास आपकी प्रॉपर्ली लाइव कंडक्ट करना और उस लाइव डाउट क्लास के अंदर आपके डाउट्स को, कंसर्न को समझना। भाई आप जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो, मगर जो एक स्पेशलाइज्ड डाउट क्लास होती है कि ताकि वो बच्चे जो पास पेपर सॉल्व करें, कुछ भी सॉल्व करें, उनके जहनों में डाउट आ जाए तो उसको कवर अप कर सकें, ये भी फीचर आपको मिलता है। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह कि भाई आपके प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं, आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, आपके ना सिर्फ टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होती हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, आपके एफएलपीज होते हैं, आपके ग्रैंड टेस्ट होते हैं, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। तो जितना बड़ा आपको यहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उस दवजल आप लोगों को प्रैक्टिस जोन मिलता है उतना और कहीं नहीं आपको मिलता। तो ये तमाम फीचर्स आपको हमारे बैचेस में मिलते हैं। हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप नस्ट बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, अप्लाइड साइंस की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग के किसी नस्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई फीस दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो फीस आप पे करते हो 8,000 रुपीज पूरे साल की फीस है। इसके अंदर नस्ट के नेट नंबर 2 से पहले एक दफा कोर्स कवर होगा, फिर नेट 3 से पहले, फिर नेट 4 से पहले। इसमें आप अगर फास्ट को टारगेट कर रहे हो, जीआईके को टारगेट कर रहे हो, एनईटी को टारगेट कर रहे हो, यूईटी को टारगेट कर रहे हो, आपको इन यूनिवर्सिटीज की इंडिविजुअल फीस हमें नहीं देनी। आपको इंजीनियरिंग के अगर आप बैच में आओगे, सीएस के अगर आप बैच में आओगे,
तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप होगी। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आओगे तो नस्ट बिजनेस स्कूल इंक्लूडिंग ऑल द बिजनेस यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान की तैयारी कवर अप होगी। अगर आप मेडिकल के बैच में आओगे तो नस्ट अप्लाइड साइंसेज इंक्लूडिंग द ऑल द मेडिकल टेस्ट ऑफ द प्री मेडिकल किट, वो तमाम के तमाम आपके तैयार करवाए जा रहे होंगे। तो ये फायदा आपको मिलता है। जैसे जैसे मजीद क्वेश्चन आएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।